क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल एक ही एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया उसने, या फिर उसने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गवर्नमेंट किसी स्कीम या गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव के बारे में जो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। ऐसा स्टेटमेंट दिया उसने क्वेश्चन में जो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि सरकार ऐसा नहीं करती है, एटलीस्ट पेपर्स पे तो ऐसा नहीं करती है। सरकार पेपर्स पे एटलीस्ट ऐसा नहीं करेगी कि गलत करेगी किसी के साथ, थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी हो थ्योरी में नहीं करेगी। और अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, फॉर एग्जाम्पल किसी स्कीम का क्वेश्चन आया और उसमें लिखा है कि ये स्कीम केवल 3 राज्यों में लागू होगा, और वो 3 राज्य भी अलग अलग जगह है, एक राजस्थान है, एक सिक्किम कर दिया और एक तमिलनाडु कर दिया, एकदम एक्सेप्शनल स्टेटमेंट बनेगा। देखेगा कि नहीं यार, सरकार ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं करेगी, है ना, ऐसा रेयर है कि ऐसा डिस्टिंक्शन करे। फॉर एग्जाम्पल अटल भूजल योजना, जानते हैं आप लोग, अटल भूजल योजना के लिए उसने राज्य आइडेंटिफाई किए हैं, बट ये आपका कॉमन सेंस है कि नहीं यार, इन्हीं राज्यों में या जो वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न राज्य हैं इन्हीं में पानी की ज्यादा समस्या है, तो इसलिए उसने ये किया होगा। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि गुडविल स्टेटमेंट नहीं है किसी स्कीम से, या किसी जैसे मातृत्व वंदन योजना है ना, तो मातृवंदन योजना में अगर वो किसी चीज को पर्टिकुलरली लिख के कह रहा है कि इनको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट, और वो मुझे लगता है कि नहीं यार इसको भी देना चाहिए सामान्यतः, तो वही सोच जनरली सरकार की भी मिलेगी। तो आप लोगों को वो स्टेटमेंट इग्नोर करना है। तो गुडविल स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, मतलब गलत नहीं होते हैं, जनरली ये टेंडेंसी होता है गुडविल स्टेटमेंट जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो कि सामान्यतः लगेगा नहीं यार सरकार अगर ऐसी कोई चीज कर रही है तो मुझे लगता है सब लोगों के लिए कर रही होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं बनाएगी इस तरह की। तीसरा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब केवल सही आइडेंटिफाई करना और उसको चुन के रखना ही नहीं होता है, गलत को भी आइडेंटिफाई करके उसको नेग्लेक्ट करना भी होता है। तो एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सही को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, या फिर गलत को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2023 के पेपर में 47 क्वेश्चन आए थे, कौन से वाले, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल, 47 क्वेश्चंस थे। पिछले साल करीबन 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे आए थे, इसीलिए 23 का पेपर बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि वो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े कंपैरेटिवली डिफिकल्ट ज्यादा होता है। लेकिन पिछले साल वही संख्या 20-22 के आसपास आ गई थी, और इस बार भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा ब्लंडर नहीं होगा कि वही क्वेश्चन जो ओनली 1, ओनली 2 वाले हैं वो 50-40 या ऐसा कुछ है, वो संख्या फिर से वही नॉर्मलाइज हो जाएगी। और मुझे लगता है वो क्वेश्चंस में भी एलिमिनेशन किसी एक लेवल तक तो लगता है, ठीक है, आप लोगों ने ये फील किया होगा। फोर्थ इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक उदाहरण लूं, तो एक INDARC का नाम से क्वेश्चन आया था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऑप्शंस पढ़ के कुछ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, इसको एस्टिमेट कहते हैं कि ये हो सकता है इंडिया और आर्कटिक, है ना। ऐसा ही एक सीड विलेज का कॉन्सेप्ट था, सीड विलेज कॉन्सेप्ट नाम से भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी ऐसे ही एस्टिमेशन लग सकता है। एस्टिमेशन में और क्या हो सकता है कि साउथ इंडिया का कोई टेंपल का नाम लिखा उसने, ठीक है, दिया उसने क्वेश्चन और उसने लिख दिया कि लाइमस्टोन से बना हुआ है, उसने लिखा कि लाइमस्टोन से बना हुआ है। स्टेटमेंट ठीक होगा कि गलत होगा, जनरली ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइमस्टोन साउथ में नहीं पाया, जो आसपास में स्टोन मिलेगा हो सकता है वो उसी को एक्सट्रैक्ट करके उसी को बनाएगा। हाँ, सेंट्रल इंडिया में मान लो बना है कोई मंदिर, तो और उस पुराना मंदिर है और उसमें लिख दिया कि ये सैंड स्टोन से बना है, माना जा सकता है, ये सॉरी सॉफ्ट स्टोन से बना है, माना जा सकता है कि हाँ ठीक होगा, क्योंकि वहीं आसपास में पाया भी जाता है ना। ये एस्टिमेशन होता है। इसके बाद आते हैं रेड फ्लैग्स। इन सब चीजों पे काम करना, मतलब वहां पे यूज करनी है ये सारी चीज। रेड फ्लैग्स का मतलब वही है एक्सट्रीम वर्ड्स, ऑल, नन, सम, एक्सेप्ट। कल एक बच्चा मेरे को एक टेक्निक आके बता रहा था कि सर कोई आंसर नहीं लग रहा है तो आंसर चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे गेस होते हैं बच्चों के ना,
जैसे वो ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री वाले क्वेश्चंस में सर अगर कोई आंसर नहीं बन रहा तो आंसर सी है लगा देना बिना सोचे समझे। बट ऐसा नहीं, अपना कॉमन सेंस, अपना विवेक पहले यूज करना, उसके बाद लास्ट में बच रहा है तो फिर वो ऐसे करके और वो थप्पा मार, ठीक है। पांचवा है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स में एक साइंस टेक में जनरली आप लोग एक्सपेक्ट करते होंगे कि ऑल लगभग करेक्ट होता है ना। किसी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या कोई कुछ आया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आया तो उसमें लगता है कि नहीं सब ठीक है, सब हो सकता है साइंस में। तो पिछले साल उसने भ्रम तोड़ दिया। पिछले साल ऑल आंसर नहीं था, 2 या ओनली 2 या ओनली 3 तक ही आंसर था, ऑल 4 आंसर नहीं था। तो थोड़ा सा ये चीजें लास्ट में जानी चाहिए, पहले कॉमन सेंस या आपकी नॉलेज इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, और ऑप्शंस बने हुए थे कि 1 एंड 2 करेक्ट है, 2, 3, 4 करेक्ट है, 3 एंड 4 करेक्ट है, या 1, 2, 3, 4 करेक्ट है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि सर मैंने दूसरा स्टेटमेंट देखा और मेरे को ये पता चला कि दूसरा स्टेटमेंट पक्का गलत है। उसको लगा सर दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, मुझे एकदम से पढ़ के लगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही निकला जब मैंने आंसर चेक करा। उसने क्या किया था, केवल दूसरे के भरोसे पे आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। केवल उसकी, अगर उसने अपना नॉलेज लगाया, जो भी अपना दिमाग चलाया, उसके भरोसे पे उसको ये आंसर तुरंत मिल जाएगा और वो बहुत ही खुश हो जाएगा क्वेश्चन करते हुए ही कि यार देखो एकदम से आइडेंटिफाई भी कर लिया, एलिमिनेशन भी लग गया और आंसर भी मिल गया कि सी आंसर है, 3 एंड 4 ओनली। क्या कुछ बोल रहा है कोई? लेकिन सेकंड स्टेटमेंट उसने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, उसने अपने एंड से गलत इंटरप्रेट कर लिया था। तो आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि केवल उसने पहला पढ़ा और दूसरा पढ़ा, केवल इस भरोसे पे उसने देखा कि यार ये तो गलत स्टेटमेंट है, आंसर सी है, मार्क कर दिया। ना उसने तीसरी स्टेटमेंट पढ़ी ना चौथी पढ़ी। ऐसा होता है किसी के साथ? ऐसा क्यों करते हो? है नहीं। अगर जीएस के पेपर में भी आपको टाइम कंस्ट्रेंट है तो मुझे लगता है बहुत भारी दिक्कत है। जीएस का पेपर 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। जीएस का पेपर 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है। आता है, नहीं आता है आगे बढ़, कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करिएगा जीएस के पेपर में भी। 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट तक इन्वेस्ट करिएगा। और इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी आप ये बोलेंगे ना कि सर तीसरी और चौथी स्टेटमेंट पढ़ने का समय नहीं था। ऐसे 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप ये काम कराएंगे, फिर आपके 10 नंबर कटेंगे, प्लस नेगेटिव का 2.5 और कटेगा। फिर आप बोलेंगे सर आपने बताया नहीं। मैंने बताया था कि क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसने जैसे ही तीसरी स्टेटमेंट बाद में देखी, बोला सर ये तो ऐसा था कि ये तो 100% गलत है, इसमें तो ऑल लिखा हुआ था। वो पढ़ा मैंने, जैसे ही मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। प्लीज चारों के चारों स्टेटमेंट्स से, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग कहीं ना कहीं एडवांटेज लेकर के चले जाए। नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान भी होगा, ये भी मैं लिख के देता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है, ये पता चला सारा। छठा क्या है? छठा क्या है? छठा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, ठीक है। लिखेंगे नहीं इसको, लेकिन ठीक है कि लास्ट में जैसे वो बच्चे के बारे में बात बताया ना कि आंसर सी है, या आपको पता है जनरली आंसर बी और सी होता है। यही जानने के लिए बोला था मैंने ना कि यहां पे भी बैठे हैं क्या। मैं कॉलेज में था, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला यूनिट टेस्ट होना था। प्रोफेसर ने क्या किया कि 20 क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स का पेपर दिया, 20 क्वेश्चन का।
उन्होंने बोला कि, और उन्होंने कुछ नहीं करा, मतलब कि अलग बैठाना, चीटिंग से बचाना, ये सब कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस, हम जैसे नॉर्मली क्लास में बैठे थे, एक एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया और उन्होंने दे दिया कि सोल्व करो। सबने अपना अपना सोल्व करा पेपर, भाई अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से चीटिंग करके करा, जैसे भी करा। उसके बाद सर आए क्लास में, तो प्रोफेसर साहब आते कहते कि डन विद द पेपर। सब बोले हाँ सर हो गया है। तो सर हमने सबने पूछा कि सर आंसर की आंसर्स बता दीजिए, हम चेक कर लें। मतलब अभी चेक करवाते हैं, 1 मिनट लगेगा। सारे आंसर्स ट्रू हैं। उन्होंने बोला सारे आंसर्स ट्रू हैं, एक बच्चा भी ऐसा नहीं निकला जिसके 20 में से 20 है ना। और धुरंधर बच्चे, मतलब मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ा हूं, हंसराज कॉलेज में 95%, 96% से नीचे एडमिशन नहीं है। किसी भी एक बच्चे के 15 मार्क्स भी नहीं आए 20 में से 20, तो 20 छोड़ो। केवल किस वजह से कि एक मन में ना एक वो बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, आप लोगों के में भी आता होगा कि लगातार 4 A कैसे हो सकते हैं। होते है ना। जैसे ही लगातार 4 A हुए और वो 5वां भी मुझे A लग रहा है, मैं चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं A मार्क नहीं करूंगा, मैं इसको B कर दूंगा, है ना, या मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन मार्क कर दूंगा, पर मैं A मार्क नहीं करूंगा। जबकि मुझे पता था, नॉलेज में भी था, बहुत ध्यान से भी पढ़ा, मेरे को लग रहा था कि A आंसर है, लेकिन मन में एक पैटर्न सेट है ना, मन में एक पैटर्न सेट है, दिमाग में कुछ चीजें, प्री कंसीव्ड नोशंस दिमाग में सेट है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, यूपीएससी ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि 5 आंसर लगातार A दे देगा, नहीं होगा। पर अपना विवेक इस्तेमाल करिएगा, ना कि प्री कंसीव्ड नोशंस। पूर्वानुमान के आधार पे मत करिएगा कुछ भी चीज, अपना दिमाग चलाइएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वो अपना कॉलेज वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना करें। इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स कितने आइटरेशंस में खत्म करना है, कितनी बार में खत्म करना है क्वेश्चन पेपर। सर एक ही बार लगेगा, एक ही बार में आर पार है, आर पार वाला खेलते हम तो सर, उससे नीचे आते नहीं, ऐसा है क्या। मेरा मानना है कि पेपर 2 बार में एटलीस्ट सोल्व होना चाहिए। एक बार में मत करिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक जितने क्वेश्चंस बन गए, रिस्क लेना था, कुछ भी ओवर थिंकिंग करना था या कुछ भी करना था, पहले ही राउंड में किया, उसके बाद पेपर बंद करके सी सेट सोच रहे हैं दिमाग में। ऐसा होता है ना। मैं तो जनरली पता है सी सेट के जीएस के पेपर में 1.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाता था, उसके बाद वो लिख लेते थे ABCD के लेकर के M तक, और फिर इधर से लेकर के वो 13 करके उसी में कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, टाइम पास करते रहते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, टाइम देना है। 2 आइटरेशंस या 2 बार का मतलब है, पहली बार में कौन कौन से क्वेश्चन कर लेंगे, 100% वाले जो हमें आते हैं। ये 100% वालों में भी कितने गलत हो जाते हैं सवाल, ये बताओ। अगर मैं ये बोलूं कि 100% वाले क्वेश्चंस आज आ गए होंगे, 30 की रेंज में तो आ गए होंगे हम। मैंने जब शुरुआत करी थी क्लास की, तो तब मैंने बोला था कि ये रेंज मैक्सिमम 30-35 तक जाती है, इससे ज्यादा कोई पहुंच पाया है। 100% पता कि ये मेरा आंसर करेक्ट है ना। 30, 35, 40 इससे ज्यादा रेंज नहीं जाती है, वो आज आप मुझे लगता है पहुंच चुके होंगे। तो एक तो वो रेंज वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं फर्स्ट टाइम में। दूसरा 50-50% वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो इंट्यूशन बेस्ड होगा। जान रहे हैं कि 50-50 में से भी या किसी 2 ऑप्शंस में से भी एक लग रहा है कि हाँ ये ज्यादा करेक्ट है, वो वाले क्वेश्चंस भी पहली बार में कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ रहे हैं। अब कोशिश करी करने की, इस बार करी थी, जो मैंने पिछली बार बोला था कि कोशिश करिए कि पहली बार में ही उनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए, और फिर आइडेंटिफाई करिए कि कितने अटेम्प्ट करे, कितने गलत हुए, कितने सही हुए। तो ये 2 क्वेश्चंस तो मैं एटलीस्ट पहली बार में ही सोल्व करूंगा। फिर जब सेकंड टाइम आएगा, सेकंड राउंड आएगा, तो जो 50-50% में अंदाजा नहीं लग पा रहा था वो, बाकी 33% वाला, या फिर इसके बाद इंटेलिजेंट गेसिंग जो बन पड़ेगा, या फिर लास्ट में, ठीक है।
ये देखा है आपने, ये वाला तरीका है? मीम्स वाले लोग देख लेंगे, है ना, मीम्स में चलता है। अब इसके बाद आता है टाइम पास। अब तो हमने कर लिया हमारे पेपर 80-85 जो करने थे, अब वो कर लें, जो क्वेश्चन बच गए अब उसमें करिए टाइम पास, ढूंढिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ना, उस क्वेश्चन के बारे में ओवर थिंक करिए, बट कोशिश ये करेंगे कि ब्लाइंड गेस ना हो। जो मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोला है, ये मजाक है, ये नहीं करना। ब्लाइंड गेस मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है कोई जिसके ब्लाइंड गेस ठीक होता है? मतलब 50% से ऊपर ब्लाइंड गेस ठीक होता है? 50% से ऊपर, मतलब अगर 10 क्वेश्चन तुक्के मारे हैं एकदम ब्लाइंड, उसमें से 5 मिनिमम ठीक है, बढ़िया, करो। अगर किसी को लग रहा है कि 50% से ज्यादा ठीक होता है तो प्लीज अटेम्प्ट करिए, नो इश्यूज। ठीक है, एवरेज सही बन रहा है तो हो जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबल है तो कोशिश करेंगे कि जितना हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के एनालिसिस के बाद या नॉलेज लगाने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, वो तरीका ज्यादा अपनाइए। लास्ट रिजोर्ट है फिर कि वो तुक्का, उसमें भी बी और सी ज्यादा लगाते हो, तो क्या ज्यादा मार्क करते हो तुक्के में? बी, ए, क्या मार्क करते हो? बी और सी में से ही मार्क करते हो। लेकिन ये चीज ये तो मैं ब्लाइंड गैस या ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी के ठीक हो रहे हैं, अभी तक भी हो रहे हैं ठीक, तो वो यूपीएससी में भी अटेम्प्ट करे, वो ठीक है। हो सकता है तारे तुम्हारी तरफ है भाई, है ना? तारे जानते हैं, जिस साल तारे तुम्हारी तरफ होंगे उस साल तुम्हारा प्री भी निकलेगा, उस साल मेंस में भी बढ़िया स्कोर आएगा, इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। नहीं होगा जिस साल तारे एक साथ नहीं होंगे मेरे, तारे का मतलब मैं ग्रह ये सब में विश्वास नहीं रखता हूं। तारा कहने का मेरा मतलब केवल सिंपल सा है कि जिस साल लक आपकी साइड हो, लक भी चाहिए। मैं हमेशा एक इक्वेशन बच्चों को बताता हूं, C is directly proportional to P into N। सुना है मेरे मुंह से सुना है कभी? C is ये इक्वेशन फेक नहीं है, मैंने नहीं बनाई है। ये इक्वेशंस हजारों साइंटिस्ट के जो रिसर्च होते हैं उनकी रिसर्च पे एक रिसर्च हुआ कि किसकी सक्सेस या जो किसका रिसर्च पेपर या किसकी रिसर्च ज्यादा सक्सेसफुल हुई, ठीक है? तो C is सक्सेस, P is वर्क हार्ड वर्क, एंड N is लक। क्या हो गया? क्या हुआ? बताओ, मैं भी हंस लूं भाई। तो C is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इंटू N। अगर हार्डवर्क 0 है, मैंने पूरा साल ऐश काटी, अभी भी विचार आ रहा है मन में 10 दिन बाद प्रीलिम्स है कि अगले साल दे देंगे, है ना? हार्डवर्क नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो बहुत ही लकी आदमी हूं ना, पत्थर को छुए तो सोना बन जाता, इतना लकी आदमी हूं मैं। बट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, ठीक है? हार्डवर्क मैंने किया बट लक साथ नहीं है, 0, है ना? तो भी 0। बिलीव मी, ऐसा होता है। मैं बहुत सपोर्टर नहीं होता हूं लक का, बट सर्टेन एक परसेंटेज कुछ होता है जिसमें लक आता है। आप लोग उस दिन अनुराग आया था, सुना था लाइब्रेरी में? अनुराग ने क्या बोला था कि मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हैं इस लाइब्रेरी में। बैठे हैं, मैं जानता हूं, मैं उन बच्चों से लगातार मिल रहा हूं, 2-3 साल हो गए हैं, है ना? लगातार मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बट जिस दिन ये थोड़ा सा बढ़ेगा, 0 से ऊपर हो जाएगा, 0.1 भी हो जाएगा, तो वो मात्रा 0 में कन्वर्ट नहीं, ठीक है?
अब ये नहीं सोचने बैठ जाना कि भविष्य दिखाते हैं कि हम लकी हैं कि नहीं है, नहीं, वो आपके हाथ में है भी नहीं, किसी के हाथ में नहीं होता है ना। गॉड फेवर्स दोज हु फेवर्स देमसेल्व्स, सुना है ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद से मेहनत करता है। तो मेरे हिसाब से अगर हार्डवर्क भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और लक भी कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है, देन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तभी मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे, थोड़ा भी लक जिस साल साथ देगा उस दिन नैया पार है। और आप लोगों में से जितने भी बच्चे अभी यहाँ बैठे हैं या लाइव देख रहे होंगे, ऑनलाइन देखेंगे क्लास को, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो मेंस रेडी हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो मेंस रेडी हैं, लगातार 3-4 साल से अगर कोशिश कर रहे हैं या पहले भी फाउंडेशन में भी अच्छी खासी कोशिश करी है, जैसे भी आप में से कई लोग मेंस रेडी हैं, बस एक बार प्रीलिम्स क्लियर करने का देर। और वो प्रीलिम्स ना क्लियर होने में 1, 2, 3, 4 नंबर का ही फर्क रहता है। कभी आपका प्रीलिम्स 4 नंबर से नहीं होगा, कभी आप लोगों का प्रीलिम्स 5 नंबर से नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने मेहनत उस हिसाब से करी है, जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं कि किस किस लेवल पे ध्यान रखना है ताकि सिली मिस्टेक्स ना करके आ जाऊं, पेपर में ब्लंडर ना करके आ जाऊं, अगर मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा तो मेरा मानना है कि मैं वही 4-5 क्वेश्चन एडवांटेज ले लूंगा। और 4-5 क्वेश्चन का एडवांटेज समझ रहे हैं आप, 87 मार्क्स का कट ऑफ जिस पेपर में जा रहा है, या 85 to 90 मार्क्स एवरेज कट ऑफ जा रहा है जिस पेपर में, वहां पे 12-13 नंबर की बात है। बहुत बड़ा नंबर होता है 12-13, और वो केवल तब है ये 12-13 नंबर जो आप अपनी मिस्टेक से करके आए हो। और मैं बार बार इन सब चीजों से वाकिफ कराता हूं आप लोगों को कि आप ऐसी मिस्टेक्स करेंगे। मैं अभी पूरी रिपीट कराऊंगा सारी स्लाइड्स और आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा कि क्या क्या पॉइंटर्स पे मैंने हमेशा ध्यान देने के लिए बोला है और किस वजह से आप लोगों का पिछला प्रीलिम्स नहीं हुआ और इस प्रीलिम्स में आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो भी क्या वजह है आपको सब पता चलेगा। केवल अभी के लिए 8-9 दिन के लिए संयम बना के रखना है और पेपर वाले दिन जो सीखा है वो अटेम्प्ट करके आ जाए। 4-5 क्वेश्चंस का खेल है सारा का सारा, आपका होने और ना होने, ठीक है। और कई बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं, मेंस रेडी हैं, जैसे ही प्रीलिम्स निकलेगा सिलेक्शन लेके दौड़ेंगे। और इस साल मैं पता नहीं कितने बच्चों से मिला जिनका सिलेक्शन हुआ है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से। कई बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनका तीसरा, दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा प्रीलिम्स था, पहली बार मेंस लिखा और सिलेक्ट हो गए। रैंक ठीक है, रैंक किसी का 200 में है, किसी का, एक बच्चा था जिसका 100 में रैंक आया है इस बार। केवल एक बार प्रीलिम्स निकलने की देर थी, बाकी सब तैयार है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि मेंस तैयार नहीं है तो इस बार नहीं, उम्मीद छोड़ देंगे, नहीं। 2-2.25 महीने का समय है, ठीक ठाक मेहनत करेंगे, रगड़ेंगे ताकि चीजें बहुत ही सॉर्ट आउट हो जाए। और इस बार नोएडा में ही सारा सेटअप है, नीचे ये लाइब्रेरी है, सारी की सारी केवल मेंस की लाइब्रेरी बनेगी, ओनली फॉर मेंस स्टूडेंट। और जम के तैयारी करेंगे, सारी निगरानी रखेंगे। मुझे वो आज भी वो लाइब्रेरी याद है नेहरू विहार की, जिसमें केवल एक सेटअप मेंस के बच्चों का था। क्लासरूम नंबर 10, अगर किसी को याद होगा, आप लोगों में से कोई नेहरू विहार में रहा होगा, तो क्लासरूम नंबर 10 हमने केवल मेंस स्पेसिफिक लाइब्रेरी बनाई थी और उस साल बेस्ट रिजल्ट आया। पिछले साल तो बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, वो बाढ़ आ गई थी, सब हो गया था, पता नहीं क्या क्या हुआ था। बट इस साल मेरे पास एक सेटअप है, मैं छोड़ूंगा नहीं मेंस। कितने लोग देंगे मेंस इस बार? जिसने अभी भी हाथ नहीं उठाया भाई, मन सबका करता है ना। वो उसको सुना था, इस बार अजय को सुना था यूट्यूब पे, एक अजय जो सचिव है पंचायत में, है ना, उसका वीडियो सुना था। वो कहता नहीं है ये सब प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, बहुत मेहनत लगी थी प्रीलिम्स क्लियर में, जैसे ही मैं से पहुंचा लग रहा है कि कहां फंस गया मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मेहनत करी थी, उसने इंटरव्यू भी दिया था उस साल, है ना। वो सब मजाक की बातें हैं कि कहां फंस गया मैं, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत एडवांटेज में। नेक्स्ट, ये समझ में आया? झूठ नहीं है ये सत्य है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नहीं कि अब इस पे काम करने लग जाएंगे। इस पे आप काम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, केवल आपके हाथ में ये है।
नेक्स्ट आता है हेल्थ। इस समय पे तबीयत खराब होना मतलब पाप है, ठीक है। इस समय पे तबीयत खराब मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं तो लू चल रही है, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो कंबल की जरूरत पड़ रही है, ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा ना मैनेज करके जाया करिए बाहर, ये नहीं कि एकदम से लाइब्रेरी में और तुरंत बाहर निकल गए, है ना, हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा बफर जोन में से निकल के और फिर बाहर जाएं। बफर जोन जानते हैं, जहां पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, ठीक है। ये नहीं है कि आप सर गैलरी में ही खड़ी रहेंगे, हम लोग तो जो नीचे गैलरी बना रखी बफर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिए, पहला। दूसरा, गर्मी ज्यादा है तो फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही ससेप्टिबल बच्चे हैं। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है? ससेप्टिबल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं। खाना घर का नहीं मिल रहा है ना, खाना बाहर रेडियो पे खाना पड़ रहा है या किसी पीजी में खाना पड़ रहा है। खाना खराब होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है गर्मियों में। दोपहर का बनाया हुआ खाना हो सकता है शाम तक खराब हो जाए, तो थोड़ा सा सेफ जगह से खाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें या हेल्थ, पेट में कोई भी ऐसी चीज गड़बड़ ना हो जिसकी वजह से टाइम वेस्ट करना पड़े। अभी के समय में बीमार होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। चाउमीन से बच के रहिए, मोमोज से बच के रहिए, है ना, या ऐसे जंक फूड मत खाइए। प्री की शाम को मस्त पेपर दे करके खूब खाएंगे, यही करना, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, ज्यादा बाहर मत जाइए और ये सब मत खाइए। मैंने वो बताया था ना पिछली क्लास में भी कि एक बच्चे ने केवल ये बोला मुझे रीजन प्रीलिम्स ना होने का कि सर उस दिन गर्मी बहुत थी ना। लास्ट ईयर प्रीलिम्स वाले दिन बहुत खतरनाक गर्मी थी और वो हीट वेव्स वाला वो चल ही रहा था दौर, ठीक है। उसने मुझे ये बोला कि सर गर्मी ज्यादा थी उस दिन ना, इस वजह से मेरा परफॉर्मेंस बहुत शानदार नहीं था। दीज शुड नॉट बी योर डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। आपका डिसाइडिंग फैक्टर केवल आप होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है आपको प्रीलिम्स देने के लिए जो स्कूल मिलेगा वो स्कूल बहुत ही घटिया होगा, है ना। इतने इतने बेंच होते हैं जिसमें हम फिट भी नहीं होते हैं, टेढ़ा होके बैठना पड़ता है, ओएमआर भरने के लिए टूटा हुआ बेंच मिलता है कई बार, ठीक है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। कई जगह स्कूल्स अच्छे भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन सामान्यतः जो स्कूल प्रीलिम्स में मिलते हैं, है ना, वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। मेंस में बहुत ही शानदार स्कूल मिलते हैं, वाह, है ना। एक्सपीरियंस करना है, हाँ? ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, बट मैं इस बार भी रिपीट करूंगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीएस के पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 तरीके के, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। अगर आप इसमें गलत करके आ रहे हैं तो ये पाप है। अगर आपने इजी क्वेश्चंस देखे, और इजी क्वेश्चंस का रेंज जो मैं मानता हूं वो करीबन 20 से 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिलेंगे, ठीक है। पेपर में 20 से 30 क्वेश्चंस इजी मिलेंगे, एंड दीज 20 to 30 क्वेश्चंस वेरी फॉर ईच स्टूडेंट। हर बच्चे के लिए, हर विद्यार्थी के लिए ये सवाल अलग होते हैं। किसी के लिए कोई 30 सवाल इजी है, किसी के लिए कोई 30 सवाल इजी हो सकता है, किसी के लिए कोई सवाल डिफिकल्ट था, उसके लिए वो सवाल बहुत इजी था, है ना। 1 लाइनर क्वेश्चन जैसे कुछ हो सकते हैं, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब अगर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 30 है, इस 30 में से मैक्सिमम गलत करने का स्कोप 1-2 होना चाहिए, अदरवाइज ना ही गलत हो तो बहुत ही बढ़िया। इसके बाद ये आते हैं 45 से 55 क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस। ये गेम चेंजर है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये मॉडरेट क्वेश्चंस गेम चेंजर है। अगर जो बच्चा इन मॉडरेट क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा करेक्ट करके आएगा, मैक्सिमाइज करेगा अपने करेक्ट आंसर्स को, उसका क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है। किसी बच्चे के 100 से प्लस नंबर आना, 110, 120 नंबर आना, वो इनमें बहुत एडवांटेज लेता है। कोई कट ऑफ के आसपास रह रहा है, वो इसमें ही थोड़ा सा चूक जाता है और इसमें चूकता है, क्योंकि इसमें वो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस गलत करके आता है,
एक अच्छा बच्चा जो 110 115 नंबर आराम से लेकर के आता है, 120 नंबर आराम से लेकर के आता है, या 100 से ज्यादा नंबर लेके आता है, वो इजी क्वेश्चंस में ज्यादा मार्क्स नहीं खाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? कुछ भ्रामक क्वेश्चन होते हैं पेपर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर का क्वेश्चन आया पेपर में, मैंने तो गवर्नर 20 बार पढ़ा है, लगता होगा आप लोगों को ना कि गवर्नर तो बहुत ही बार पढ़ा है, इसका सवाल कैसे छोड़ दूं? गवर्नर का क्वेश्चन कैसे छोड़ दूं मैं इस पेपर में, जबकि मैंने इतनी बार गवर्नर पढ़ा है। मैं शायद उसको जबरदस्ती सोल्व करने लग जाता हूं कई बार कि अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत बार पढ़ा है गवर्नर। बट अपने विवेक से काम लेना है कि यार जबरदस्ती नहीं करनी है, कि अगर कोई टॉपिक पता ही था तो उसका क्वेश्चन करना ही करना है, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो उसी टॉपिक का बहुत ही डिफिकल्ट सवाल बना दिया उसने, और जिसका आपको आइडिया भी नहीं था। तो डिसाइड जब करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं करना है, शुड नॉट बी ऑन द बेसिस के ये क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए टॉपिक से आया है कि मेरे पढ़े हुए टॉपिक से नहीं आया। ठीक है, प्लीज वैसे क्वेश्चन से बचना है, जबरदस्ती नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन के साथ कि ये पढ़ा हुआ टॉपिक है मैं सोल्व करूंगा ही करूंगा, बचना है इन चीजों से। इसके बाद आता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इज अ बोनस, आपके जितने ठीक हो जाएंगे बोनस है। ठीक है, ये क्योंकि मेरे रेंज के क्वेश्चंस भी नहीं थे, और ये रेंज 15 से 20 क्वेश्चंस रहता है, 15 से 25। ठीक है, दिस शुड बी द गेम चेंजर फॉर यू, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप इजी क्वेश्चंस गलत करके आ गए ज्यादा, तो आप लिस्ट से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन भी अगर इजी गलत कर दिए, 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप यकीन मानना कि आप लोग लिस्ट से बाहर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहां एडवांटेज लेने का मौका था। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। एक और बात आती है कि मैंने वो डिस्कस कर भी दी है कि सर मॉक्स कब तक दें, अभी भी दें, खत्म कर दें, या क्या करें? मेरा मानना है 20-21 तारीख तक आराम से दे सकते हो, उसके बाद ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद बंद दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है OMR फिलिंग। कितने लोग एक साथ OMR भरते हैं लास्ट में? कोई खास वजह? हाँ, लास्ट में OMR भरने के कारण बताइए मुझे, मैं जानना चाह रहा हूं। ज्यादा, अगर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हो तो ज्यादा गलत होंगे। अगर क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ रहे हो तो आप मान के चलना आप कुछ आंसर्स बदल दोगे, जो पहले मार्क कर रखा था वो ठीक था, और जो बाद में कर बदल दिया वो गलत है। मेरा मानना है कि अगर एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ा और आंसर निकल के आ जा रहा है तो उसको मार्क करिए, उसको OMR में भी मार्क कर दो। कंफ्यूजन पैदा मत करिए दिमाग में, है ना, वरना दिमाग हमेशा दोबारा से सारे क्वेश्चंस को पढ़ने की भी कोशिश करेगा। दोबारा जब आप मार्क करने बैठेंगे ना, लास्ट में आप हर क्वेश्चन को देखने बैठेंगे, टाइम नहीं होता फिर, लास्ट में रश होता है। और लास्ट में OMR भरने के चक्कर में अगर एक भी मिस हो गया, सीक्वेंस चल रहा है 19, 20, 21, 22, 23, 24, मैंने 20वां छोड़ रखा था, सर्कल था, नहीं करा, मैंने 21वें का आंसर 20वें में भर दिया। जैसे ही थोड़ा सा मार्क करोगे पता चल जाएगा कि गलती हो गई, फिर सोचेंगे कि इसको पूरा कर दें कि दूसरा भी भर दें, फिर फ्लूड पूछेंगे कि ना OMR पे लग सकता है कि नहीं लग सकता, वहां नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब आप लास्ट में भरते हैं OMR। मेरा पैटर्न जो हमेशा रहता है, जो मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को, या तो पेज वाइज OMRs भरिए ना, एक साइड में ये है क्वेश्चंस है, 3 से 4-5 क्वेश्चंस होते हैं एक पेज पे, ये सोल्व करिए, OMR भर दीजिए, आगे बढ़िए। या फिर एक पैटर्न बना सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस का पैटर्न, 20 क्वेश्चंस का पैटर्न, इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे ही 20 क्वेश्चन तक पहुंचूंगा फिर OMR भर दूंगा, फिर जैसे ही 40 तक पहुंचूंगा फिर OMR भरूंगा। कोई एक पैटर्न बना लीजिए। जनरली मैं कोशिश करता हूं कि लास्ट में OMR ना भरी जाए। और जो बात बोली, और रीजंस बताइए, जैसे उन्होंने बोला कि सर लास्ट में दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाता, आप बताइए रीजन।
मोमेंटम बना रहता है। अगर ये पॉइंट बहुत वैलिड लग रहा है बताइए बताइए। मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होते हैं। मतलब मेरा जो पॉइंट है ना, मेरा जो पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि लास्ट में भरने से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिस्टेक मत करके, ठीक है। लास्ट में कई बार रश टाइम होता है ना, रश टाइम में डिसाइड कर लेना कि कितने मिनट पहले, अगर आप लास्ट में भर रहे हैं है ना, वी शैल एग्री अपॉन दिस थिंग, बट कितने मिनट पहले ओएमआर भरना शुरू कर देना, ये ध्यान रखना। ये ना हो कि लास्ट में केवल 10 मिनट बचे हैं और उस 10 मिनट में मेरे को फिर 80 क्वेश्चन 85 मार्क करने हैं, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इतना विंडो रखिए टाइम का कि आपको लास्ट में ओएमआर भरने में दिक्कत ना आए, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा फिर, ठीक है। या फिर अदरवाइज पैटर्न लास्ट में अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज पैटर्न पेज वाइज हो सकता है या फिर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाइज हो सकता है कि 10 20 या इस तरीके से कुछ। और जो बात जैसे उन्होंने बोली कि सर दोबारा क्वेश्चंस पढ़ने का मौका मिल जाता है, मैं पर्सनली दोबारा क्वेश्चंस अगर पढ़ता हूं कई बार तो मैं है ना आंसर्स बदल देता हूं, थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग हो जाती है उस क्वेश्चन को लेकर के। कई बार तो मैं इस चीज पे भी डाउट कर लेता हूं, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिमाग में निकल गया, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे बना सकता है यूपीएससी, में डाउट करता हूं फिर अपने आप को, फिर मैं उसको बार बार पढ़ूंगा क्वेश्चन को, और जो पहली बार मैं आंसर दिमाग में बना था मैंने उसको बदल दिया, बी सोचा था अब मैंने सी कर दिया, बट सी इज रॉन्ग, बी ही करेक्ट था। थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करिए, है ना, कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं और पहली बार में जो दिमाग में आंसर आ रहा है जनरली करेक्ट है, ठीक है। सेकंड रीडिंग अगर आप दे रहे हैं उस क्वेश्चन को, अनलेस अंटिल यू गेट अ वेरी सॉलिड एविडेंस, जब तक आंसर नहीं बदलना, जब तक कोई सॉलिड एविडेंस ना बदल मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा वो उंगली रख रख के करना है काम उमर वाला, ठीक है, कि इधर 21वां है, ठीक है, इधर 21वां है, इसका ये है ना, ये छोटी छोटी बातें लगेंगी बट बहुत काम की बातें हैं कि मिस्टेक्स ना हो। पिछली बार एक बच्चा मुझे मिला था, जो इन्विजिलेशन वाली शीट आती है ना, आपको अटेंडेंस मार्क करनी होती है, वहां पे भी कुछ कुछ भरना होता है, वहां पे वो अपने रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ गया था। फिर आकर के पूछ रहे हैं सर कैंसिल तो नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पेपर की शुरुआत में ही ऐसी कोई गड़बड़ कर दी, पेपर तो भूल जाओ, पेपर याद नहीं आता है, फिर दिमाग में वही घूमेगा। और प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन इन्विजिलेटर्स, मतलब ट्रस्ट करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पे ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन अपना भी नॉलेज रखना कि अच्छे से पढ़ रहा हूं कि वो क्या भरवा रहे हैं, क्योंकि कई बार एकदम फ्रेशर आते हैं इन्विजिलेटर्स जिनको एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो इस तरीके की मिस्टेक्स ज्यादा करवा लेते हैं बच्चों से या हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना है कि मैं खुद से पढ़ के जहां गड़बड़ लग रही है वहां पूछ ले रहा हूं, ठीक है, बट अपने आप से पढ़ के देख के और फिर फाइनल करूंगा कि इसमें क्या भरना है। अदरवाइज वहां पे अगर गड़बड़ हो गई अटेंडेंस शीट में तो फिर वो पेपर देना या ना देना फिर वो व्यर्थ ही हो जाता है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पेपर नहीं दिया जाएगा। वाइटनर अटेंडेंस शीट पे तो लग सकता है लेकिन ओएमआर पे मत लगाना, वाइटनर जनरली नेग्लेक्ट हो जाता है। हम लोग तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे जब हम लोग ओएमआर चेक करते हैं वो दे देंगे, बट जनरली ऐसी नौबत ना आए कि मुझे ओएमआर पे फ्लूइड लगाना पड़े, रिजेक्ट ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना। रिजेक्शन नहीं चाहिए ना भाई ओएमआर का। क्या? हाँ, यूपीएससी में कैसी ओएमआर है, कुछ अलग आता है? इतना कोई डिफरेंस नहीं है यार। सैंपल ओएमआर जो यूपीएससी की होती है ना, उसकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है सैंपल ओएमआर, बस उसको देख लीजिए कि क्या क्या फील्ड्स होते हैं, केवल इतना भी काफी, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं होती है ओएमआर भरना। हाँ, एक स्पेस छोड़ना होता है, बाकी अगर नहीं भी छोड़ता है कोई तो दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना इस चीज से, बट एक स्पेस छोड़ना होता है, क्योंकि जब वो रीड हो रही होती है ओएमआर तो फिर स्पेस दिखता है, ठीक है।
हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और YouTube पे आजकल 6-6 घंटे के रिवीजन की क्लासेस चल रही, 6 घंटे में पॉलिटी, 12 घंटे में पॉलिटी, 12 घंटे में एनवायरनमेंट, 12 घंटे में ये। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 2 से 3 तरीके के बच्चे मिलेंगे इस पे। जो केवल अपने लक पे डिपेंडेंट, ठीक है, एक तो ये बच्चे, दूसरा जिन्होंने पढ़ाई करी है, और तीसरा जो भरोसे पे बैठे हैं। मैं इन बच्चों से कभी भी नहीं बोलूंगा कि वो अभी ऐसी वीडियोस देखें कि 10 घंटे में साइंस टैग, 12 घंटे में साइंस टैग। वो केवल और केवल बहलाने के लिए होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, 1, 2, 4 क्वेश्चन कुछ भी है वो आ सकता है, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। जो आपने रिवाइज किया, इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि नई चीज कोई भी मत पढ़िए, वो नई चीज सुननी भी नहीं है ना, वो सुनना भी नहीं है कुछ भी नया। कि क्लास देख रहे हैं 10-10 घंटे की, आपका 10 घंटा भी जाएगा, 10-12 घंटा, और आप अगर उसको स्पीड में भी ले रहे हैं तो भी आपके 7-8 घंटे जाएंगे, बट कुछ गेन नहीं होगा। रादर द बेस्ट थिंग इज टू रिवाइज। मुझे पर्सनली पता है कि सबसे घटिया काम है रिवीजन, है ना, एग्री करेंगे सब लोग कि रिवीजन है ना बहुत ही बोरिंग काम है सर, सेम चीज बार बार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे हर बार के रिवीजन में कुछ नया मिल रहा है, हर बार के रिवीजन में कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं जो पिछली बार नहीं पता था, तो रिवीजन फिर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगती है, और वो रिवीजन से ही चीजें दिमाग में पक्का सेट होती हैं, अदरवाइज ब्लर्ड दिखेगा सब कुछ। लगेगा कि पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ोगे लगेगा कि पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बट यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट क्वेश्चन कि ये ठीक है ये गलत है। और वो केवल इस वजह से होता है क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया था। आप लोग 12 घंटे वाली वीडियोस देख के गए थे, सुना तो है,